नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस विशेष कार्यक्रम खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। खबर दुनिया की यानी बीते हफ्ते भर में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में घटित सभी अहम खबरें। अगले आधे घंटे में खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, कूटनीति की, सामाजिक उथल पुथल की और झांकी होगी फिल्म, संगीत, कला जगत की। लेकिन सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र के कठोर प्रतिबंधों के जवाब में दिखाई सैन्य ताकत। परमाणु हथियारों को तैयार रखने के दिए आदेश। कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ा तनाव। तालिबान ने अफगान शांति वार्ता में शामिल होने से किया इनकार। अंतर्राष्ट्रीय बलों के वापस जाने की रखी शर्त। अगले हफ्ते वार्ता शुरू होने की संभावना। यूरोप में शरणार्थियों की बढ़ रही है दिन ब दिन मुश्किलें। मैसेडोनिया ने बंद की सीमा। फ्रांस ने कैले शिविर को उखाड़ा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ने कहा, गैर कानूनी ढंग से प्रवासी ना आए यूरोप। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने हीरा उद्योग के राष्ट्रीयकरण का किया ऐलान। विदेशी कंपनियां नाराज। लाइसेंस रद्द करने के आदेश को दी अदालत में चुनौती। और पाकिस्तान में नहीं रुक रही झूठी शान के नाम पर हत्याएं। मुद्दे पर आधारित पाकिस्तानी फिल्म को मिले ऑस्कर पुरस्कार के बाद मामला फिर गरमाया। नवाज शरीफ ने कानून बनाने का दिया भरोसा। शुरुआत एशिया से, जहां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बाद उत्तर कोरिया की झुंझलाहट चरम पर है। हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर बीते 2 दशकों के दौरान सबसे कठोर प्रतिबंध लगाए। तो जवाब में उत्तर कोरिया ने मिसाइल परीक्षण कर अपने ही अंदाज में आंखें तरेरी हैं। साथ ही उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु हथियारों को तैयार रखने का आदेश भी दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाने वाले उत्तर कोरिया ने दुनिया को एक बार फिर अपने ही अंदाज में जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों के तुरंत बाद कम दूरी की 6 मिसाइलों का परीक्षण कर विश्व समुदाय को बताने की कोशिश की कि उसके लिए ऐसे प्रतिबंध कोई मायने नहीं रखते। उत्तर कोरिया यही नहीं रुका, बल्कि उसके तानाशाह ने परमाणु हथियारों को तैयार रखने का आदेश भी दे दिया। दरअसल पिछले महीने किए गए हाइड्रोजन बम परीक्षण पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुरक्षा परिषद ने प्योंगयांग के खिलाफ व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध संबंधी एक प्रस्ताव आम सहमति से पारित किया। The world will not accept your proliferation. बीते 2 दशकों में उत्तर कोरिया के खिलाफ ये सबसे कठोर प्रतिबंधों में से एक है। नए प्रतिबंधों के तहत उत्तर कोरिया से आने जाने वाले सभी कार्गो की जांच पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा 16 नए व्यक्तियों और 12 अन्य संगठनों को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है। उत्तर कोरिया को हर तरह के छोटे और हल्के हथियार बेचने पर भी रोक लगा दी गई है। अवैध गतिविधियों में शामिल होने वाले उत्तर कोरियाई राजनयिकों को निष्कासित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अमेरिका, जापान और पश्चिमी देश व्यापक तौर पर नए प्रतिबंधों को तुरंत लागू करने के पक्ष में थे, जबकि चीन ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ था जिससे उत्तर कोरिया की स्थिरता पर असर पड़े। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में कोई ऐसी बात शामिल नहीं थी जिससे मानव त्रासदी खड़ी हो और आम नागरिकों की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाए, जो पहले से ही आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। जानकारों का मानना है कि नए प्रतिबंधों से इलाके में खास तौर से दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच तनाव और बढ़ जाएगा। उत्तर कोरिया पर 2006 से प्रतिबंध लगे हुए हैं। इससे पहले उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद की अगली बैठक में शिरकत नहीं करने का फैसला किया था। उत्तर कोरिया का कहना है कि मानवाधिकार के नाम पर उसे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में विमान का मलबा मिला है। मलबे को रहस्यमय ढंग से लापता हुए मलेशियाई एयरलाइंस के MH370 का होने की संभावना जताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि जो मलबा मिला है उसमें ड्राफ्ट मॉड्यूल प्रणाली ऑस्ट्रेलियाई परिवहन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा प्रमाणित है। यह विमान 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग जाते समय लापता हो गया था। सीरिया में संघर्ष विराम लागू हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अधिकतर इलाकों में शांति की खबरें ही मिल रही हैं।
मौके का फायदा उठाते हुए विपक्ष एक बार फिर सड़कों पर उतर आया है और असद सरकार के खिलाफ एलेप्पो और दूसरे अन्य शहरों में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तालिबान ने अफगानिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय बलों के वापसी तक सरकार के साथ नई शांति वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान में अगले हफ्ते तालिबान के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की सीधी बातचीत शुरू होने की संभावना है। तालिबान के ठिकानों पर अमेरिका के हवाई हमले जारी हैं, जिसे बंद करने का तालिबान दबाव बना रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाए गए कानून को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब विधानसभा ने महिलाओं के समर्थन में कड़े कानून पारित किए, तो एक संगठन ने इस कानून को धार्मिक अदालत में चुनौती दे डाली। तर्क दिया कि इस्लामी और पाकिस्तानी कानून से ये मेल नहीं खाते हैं। बात बात पर घर से निकाल देना, खाने में नमक की कमी और ज्यादती जैसी छोटी छोटी बातों पर बीवी से दुर्व्यवहार और मारपीट पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अब दूर की बात होगी। विधानसभा ने महिला पर हिंसा रोकने के लिए ऐसा कानून पारित किया है जो घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने में कारगर साबित होगा। नए कानून के तहत महिला को उसकी मर्जी के बगैर घर से बाहर नहीं किया जा सकता है। महिला परेशान और शारीरिक हिंसा करने वालों के खिलाफ अदालत से सुरक्षा आदेश हासिल कर सकती है। अदालत ऐसे खतरनाक शख्स को महिला से दूरी बनाए रखने का आदेश दे सकती है। आदेश का उल्लंघन ना हो, इसके लिए आरोपी व्यक्ति को जीपीएस ट्रैकर ब्रेसलेट पहनना होगा ताकि उसकी हरकतों पर नजर रखी जाए। हालांकि ये सबूत के आधार पर संगीन मामलों में भी लागू होगा। महिलाएं अदालत में खर्च होने वाला पैसा आरोपी से हासिल कर सकेंगी। कानून के पारित होते ही पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया। सबसे ज्यादा आलोचना धार्मिक संगठनों की ओर से की जा रही है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने इस कानून को शरई अदालत में चुनौती भी दे दी है। काउंसिल का कहना है कि ये इस्लामी और पाकिस्तानी कानून से मेल नहीं खाते हैं। जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने पंजाब विधानसभा को जोरू के गुलामों की टोली बता दिया है। उधर महिला संगठनों ने इसे मील का पत्थर बताते हुए खूब जश्न मनाया। बहरहाल कानून को लागू करने के लिए जिला स्तर पर केंद्र खोलने की जरूरत है, जिसमें अभी वक्त लगेगा। लेकिन अभी देखना बाकी है कि मजहबी लोगों का विरोध पंजाब सरकार किस हद तक सह पाती है। क्या ये कानून इसी शक्ल में रहेगा या दबाव और विरोध के आगे सरकार घुटने टेक देगी। पाकिस्तान में घरेलू हिंसा से निपटने पर विवाद है, तो वहीं यूरोप में शरणार्थियों से निपटने में सरकारें कड़ाई से पेश आ रही हैं। यूरोप में शरणार्थियों की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। मैसेडोनिया ने इनके लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं, तो ग्रीस और फ्रांस में भी इन पर बल प्रयोग किया गया। बेहद दयनीय हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर शरणार्थियों की हालत बदतर होती जा रही है। इस बीच यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने गैर कानूनी ढंग से आने वाले प्रवासियों से सीधे अपील की है कि वे यूरोप ना आए। यूरोप की सरजमीन शरणार्थियों के लिए तंग होती जा रही है। पहले मैसेडोनिया की सरहदें बंद हुई तो शरणार्थियों का रेला ग्रीस की ओर मुड़ गया। पहले से गुस्से में भरे शरणार्थियों को जब ग्रीस ने भी रोकने की कोशिश की तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। सीमा पर इजोमेनी में जबरदस्त हंगामा हुआ तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। फ्रांस में भी सदमा मिला। केले शहर में जंगल के नाम से मशहूर शरणार्थी शिविरों पर बुलडोजर चला तो सैकड़ों लोग हाथ में तख्ती और सुई धागे से मुंह सिलकर आजादी का मतलब पूछने लगे। खैर, न सरकार को समझना था और न वो समझी। विरोध बढ़ा तो बल प्रयोग हुआ और आसानी से इलाके को खाली करा लिया गया। सरकार इन्हें दूसरी जगह भेज रही है, लेकिन वे जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका सपना ब्रिटेन पहुंचने का है। यहाँ से लोग तस्करों की मदद से आसानी से ब्रिटेन पहुंच जाते हैं। शरणार्थियों का डर है कि उनकी उंगलियों का निशान लेकर उन्हें वतन वापस भेज दिया जाएगा और इसमें कुछ सच्चाई भी है। जर्मनी ने ये काम शुरू भी कर दिया है। जिनका आवेदन खारिज हो चुका है उन्हें उनके मुल्क भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। शरणार्थियों को लेकर चली बहस के बीच लोगों ने रिकॉर्ड चंदा दिया है जो पिछले साल के मुकाबले 12% अधिक है। समस्या से निपटने के लिए यूरोपीय संघ की भी 3 वर्षों तक हर साल 30 करोड़ यूरो देने की योजना है। बहरहाल शरणार्थियों की स्थिति दयनीय है। 400 की क्षमता वाले शिविरों में 4000 लोग रहने पर मजबूर हैं। खाना पानी की भारी किल्लत है। कूड़ों का अंबार लगा है जिस पर लोग सोने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन इसे यूरोप की
खुद बुलाई मानव त्रासदी बता रहा है, तो वहीं नेटो का कहना है कि यूरोप को अस्थिर करने के लिए रूस और सीरिया शरणार्थियों को हथियार के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं। According to the reporting, is now involved. भारी हथियारों के प्रयोग का मतलब है कि लोग अपने घरों को छोड़कर भाग जाएं। Thought to be forced out of the fighting area. अब तक करीब 12.5 लाख लोग यूरोप पहुंच चुके हैं। करीब 500 लोग डूबकर मर गए या लापता बताए जा रहे हैं। सरहदों पर नाकेबंदी है, फिर भी यूरोप पहुंचने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूरोप में ये समस्या और शरणार्थियों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तुर्की में विपक्ष के अखबार जमन को सरकार के अधीन करने के अदालत के फैसले के बाद पुलिस ने अखबार के दफ्तर पर छापे मारे। अमेरिका में बसे इस्लामी धर्मगुरु फतुल्लाह गुलन के हिजमत आंदोलन से इस अखबार का नजदीकी रिश्ता है। तुर्की सरकार हिजमत को चरमपंथी गुट मानती है, जिसका मकसद राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की सरकार को उखाड़ फेंकना है। स्पेन की राजकुमारी क्रिस्टीना भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत में पेश हुई और बताया कि उन्होंने कभी भी अपने पति से यह जानने की कोशिश नहीं की कि वो कंपनी को कैसे चलाती हैं, जिसकी वो दोनों संयुक्त रूप से मालिक हैं। उनके पति पर 2 क्षेत्रीय सरकारों की ओर से दिए गए 67 लाख डॉलर के सार्वजनिक कोषों की हेराफेरी करने का आरोप है। ये कोष खेल और अन्य आयोजन करने के लिए दिए गए थे। स्पेन की सोशलिस्ट पार्टी द्वारा सरकार बनाने की कोशिश विफल हो गई जब वाम और दक्षिणपंथी दलों ने इस गठबंधन के खिलाफ वोट दिया। दिसंबर में आए खंडित जनादेश के बाद पहली बार सरकार के गठन पर जारी गतिरोध का समाधान निकालने में थोड़ी प्रगति जरूर हुई है, लेकिन अभी कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही है। सोशलिस्ट पार्टी ने लिबरल के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन वे 176 के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। स्पेन में नहीं बन पा रही है सरकार, तो अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए मुकाबले हुए दिलचस्प। सुपर ट्यूसडे के बाद 5 राज्यों के कॉकस चुनाव में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की ओर से दौड़ में सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन को धक्का लगा है। बावजूद इसके दोनों उम्मीदवार अब भी सबसे आगे नजर आ रहे हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने हिलरी के खिलाफ दूरी काफी कम कर ली है। 2 राज्यों कंसास और नवारास्का के कॉकस चुनावों में बर्नी सैंडर्स को जीत मिली, जबकि बाकी के राज्यों में हिलरी क्लिंटन आगे चल रही हैं। वहीं रिपब्लिकन की ओर से टेड क्रूज ने भी कंसास और माइने के कॉकस चुनाव को जीत लिया है। मीडिया को जारी किए गए अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन से जुड़े दस्तावेज से पता चलता है कि वो 2.9 करोड़ डॉलर की निजी संपत्ति छोड़कर मरा है, जिसे वो जिहाद में खर्च करना चाहता था। ओसामा पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई छेड़ना चाहता था। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लूला पर तेल कंपनी पेट्रोब्रास में वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप है। इससे पहले पुलिस ने लूला के घर पर छापेमारी भी की थी। तलाशी के 33 और गिरफ्तारी के 11 वारंट के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक शांति सुरक्षा बल में शामिल सैनिकों पर लगने वाले यौन उत्पीड़न के मामलों में पिछले साल 1/3 इजाफा हुआ है। 2015 में ऐसे आरोपों की संख्या 69 रही, जबकि 2014 में यह तादाद 52 थी। पहली बार रिपोर्ट में उन देशों के नाम भी दिए गए हैं जहां के ये सैनिक हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली और रूसी अंतरिक्ष यात्री मिखाइल कार्नियेनको पूरे 340 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद बुधवार को धरती पर वापस लौट आए हैं। यह किसी भी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में बिताया गया सबसे लंबा समय है। इतना ही नहीं, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने इससे पहले 3 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर पूरे 520 दिन बिताने का इतिहास भी रच दिया। और अब खबरें अफ्रीका से, जहां जिम्बाब्वे में हीरे की चमक पर सियासत चमकाई जा रही है। अपने नायाब हीरों के लिए मशहूर जिम्बाब्वे के हीरे की चमक कुछ फीकी पड़ गई थी, यानी सरकार के मुनाफे में कुछ कमी आ रही थी। लिहाजा सरकार ने इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। सरकार ने निजी कंपनियों पर हीरा उद्योग के दोहन का आरोप लगाते हुए उनके लाइसेंस रद्द कर दिए। ध्वस्त होती अर्थव्यवस्था, अकाल की चपेट में कई इलाकों में हाहाकार,
राजनीतिक विरोधियों का बढ़ता दबाव राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहा था। मुगाबे ने देश को खराब अर्थव्यवस्था से निकालने के लिए मुनाफे की चिड़िया माने जाने वाले हीरा उद्योग पर दांव खेला। पहले लाइसेंस खत्म होने वाली कंपनियों को तुरंत काम बंद करने के आदेश दिए, फिर एक हफ्ते बाद पूरे उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का ऐलान कर दिया। तर्क दिया, निजी कंपनियां लगातार उद्योग का दोहन कर देश को लूट रही हैं। In the mining sector, the mining of diamond be reserved to the state. जिम्बाब्वे दुनिया के 10 बड़े हीरा उत्पादकों में से एक है। सरकार के राजस्व का 30% हिस्सा हीरा उद्योग से आता है। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले अब सरकार को इससे काफी नुकसान हो रहा है। 2013 में हीरा उद्योग से सरकार को $678 मिलियन का फायदा हुआ, जबकि 2015 में ये घटकर $300 मिलियन तक पहुंच गया। सरकार का कहना है कि इन कंपनियों का लाइसेंस 2012 में ही समाप्त हो गया था। फिर इन कंपनियों ने सरकार द्वारा बनाई गई नई संस्था जिम्बाब्वे संयुक्त हीरा निगम के साथ साझेदारी करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते सरकार ने खनन पर रोक लगा दी है। सरकार ने खनन कंपनियों को निगम में 50% हिस्सेदारी की पेशकश की थी। इस 50% हिस्सेदारी को कंपनियों की संपत्ति के आधार पर बांटा गया। कंपनियों का कहना है कि लाइसेंस के नवीनीकरण का जिम्मा सरकार का है, उनका इस निगम से कुछ लेना देना नहीं है। अब कंपनियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत में चुनौती दे दी है, लेकिन सरकार फिलहाल किसी समझौते के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। चुनौती देने वालों में चीनी कंपनियां भी शामिल है। मुगाबे का कहना है कि उन्होंने पिछले साल जिम्बाब्वे की यात्रा पर आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हालात से आगाह कर दिया था कि चीनी कंपनियों से देश का कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऑनर किलिंग पाकिस्तान में एक बड़ी समस्या बन चुका है। कारोकारी नाम से मशहूर इस प्रथा के जरिए न सिर्फ झूठी शान के खातिर कत्ल किए जाते हैं, बल्कि बदला लेने के लिए या फिर संपत्ति में बेटी या बहन को हिस्सा न देने के लिए भी लोग इसका सहारा लेते हैं। ऑस्कर जीतने वाली शर्मीन ओबैद चिनॉय ने अपनी फिल्म में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया, तो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कानून में बदलाव लाने का भरोसा दिया है। गोद में पाक कलाम, आसमान पर निगाहें, डबडबाई आंखों से एक माँ अपनी लापता बेटी के लिए खुदा से इंसाफ की गुहार लगा रही है। झूठी शान के नाम पर एक और कत्ल हुआ है। अनगिनत दुखी माओं में पाकिस्तान की रजिया शेख भी एक है, जो कारोकारी की शिकार है। इन हत्याओं को अंजाम देने का मकसद परिवार की इज्जत को बचाना या फिर बदला लेना है। बात 2010 की है, जब रजिया की बड़ी बेटी खालिदा कराची में अपने ससुराल से लापता हो गई थी। हालांकि खालिदा के लापता होने का राज आज तक नहीं खुल पाया है, फिर भी ससुराल वाले हैं कि रजिया को ही इसका जिम्मेदार मानते हैं, जो पहले से ही शौहर के खोने और गरीबी से जूझ रही थी। रजिया बेटी के गम में निढाल थी, तभी ससुराल वालों ने उसके सामने एक अटपटी मांग रख दी, यानी छोटी बेटी का हाथ मांग लिया। रजिया का इनकार ससुराल वालों को इस कदर नागवार गुजरा कि एक दिन 3 शख्स उसके घर में घुस आए और छोटी बेटी को लहूलुहान कर उसे मौत के आगोश में सुला दिया। उस पर बदचलनी का आरोप लगाया। बिलखती माँ मंत्री, जज, पुलिस और कानून से फरियाद करती रही, लेकिन दोषी खुलेआम घूमते रहे। थक हार कर सब्र कर लिया, मामला खुदा की अदालत में छोड़ दिया। पाकिस्तान के गरीब और ग्रामीण इलाकों में इस तरह की हत्याएं बड़ी समस्या हैं। कई मामलों में प्रतिष्ठा सिर्फ एक बहाना होता है, जबकि असली मकसद बहन या बेटी को संपत्ति में हिस्सा नहीं देना होता है। लेकिन कई बार हत्यारे ब्लड मनी के बदले माफी का बेजा फायदा उठाकर बच निकलते हैं। पीड़िता सिसकती रह जाती है। ऑस्कर जीतने वाली शर्मीन ओबैद चिनॉय ने अपनी फिल्म में इसी मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। फिल्म देखने के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कानून में बदलाव का भरोसा दिलाया है।
सामाजिक कुरीति और राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू पर तौलती जो पहले पर्दे की ये सच्चाई कब और कैसे जमीनी हकीकत में तब्दील होगी या कारोकारी सियासी कारोबार में बदल जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के हमारे अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। तो चलते चलते आपको दिखाते हैं जेनेवा के ऑटो शो की शानदार झलकियां। आप लीजिए इन झलकियों का मजा और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।